अब रिजल्ट्स अलग एक चीज है, डिस्कशन एक अलग चीज है। ज्यादातर जो मैन्युस्क्रिप्ट है, रिसर्च पेपर है, 90% वो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन को कंबाइन करते हैं कि रिजल्ट्स और डिस्कशन को इकट्ठा लिखा जाए। और 5 से 10% जो रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे जब आप अपने टाइटल के रिलेटेड, अपनी स्टडी के रिलेटेड सर्च करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स अलग लिखे हुए मिलेंगे, डिस्कशन अलग लिखी हुई मिलेगी। अब इन दोनों में क्या होता है, पहले हम रिजल्ट्स को पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कशन को पढ़ लेंगे, फिर ये मेन इंपॉर्टेंट क्या होती हैं और एक रिसर्च पेपर के ऊपर लिखा हुआ क्या है वो आपको बता देंगे। चलें जी, स्क्रीन शेयर हो रही है इतनी शाम? जी सर, हो रही है। चलें। हाँ जी। कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्ट सेक्शन। रिजल्ट सेक्शन के अंदर टेबल्स, ग्राफ्स, वेक्टर, फिगर्स और जो आपने इंटरप्रेट करना होता है वो चीजें होती हैं सारी। अब इनमें ख्याल क्या करना है आपने कि जो आपका मेन रिसर्च क्वेश्चन था या रिसर्च ऑब्जेक्टिव था इंट्रोडक्शन के अंदर, ये तमाम चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। थोड़ा सा बी केयरफुल रहिएगा आप और तवज्जो से इसको सुनिएगा कि जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं कि मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को इंटरप्रेट करना है आप अपनी फाइंडिंग्स के हवाले से कि मेरी ये फाइंडिंग्स आई हैं, ये फाइंडिंग्स हैं, ये रिजल्ट्स हैं और ये चीजें क्लियर आ रही हैं। उसके अंदर फिर आपने अपने टेबल्स, क्योंकि अगर आप प्लांट साइंसेज के हैं, आप फाइनेंस के हैं, आप इंजीनियरिंग के हैं, आप कंप्यूटर साइंस, जिस भी फील्ड के हैं आप, उन तमाम का जो डाटा है हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में आता है और टेबल फॉर्म में आता है। तो टेबल फॉर्म में भी डाटा आपने देना होता है, लेकिन ख्याल ये करना है कि जो टेबल्स हैं वो इतना टू मच लेंथी ना हो कि पढ़ने वाला देखे कि ये रिसर्च पेपर थोड़ी है, ये तो कोई एक्सेल की शीटें कॉपी करके डाली हुई हैं। इस तरह से भी ना हो कि आपका जो फॉर्मेट है रिसर्च पेपर का उससे बाहर निकल के जा रहे हो टेबल। और इस तरह से भी ना हो कि इस तरह उनको शॉर्ट किया गया हो कि वो उनकी रीडिंग्स या वैल्यूज समझ ही ना आए कि किस तरह से क्या है, कि मतलब उनको आपने समराइज करके कंसाइज करके फिर लिखना होता है। और रिजल्ट्स दैट आर स्लाइड साइड लाइट्स शुड नॉट रिसीव इक्वल वेट। ये नहीं करना कि आपके रिजल्ट्स आए कुछ हैं, आप उनको बढ़ा चढ़ा के अपने रिजल्ट्स को बताना कि मैंने रिसर्च करके ये वाला रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया और बल्ले बल्ले करा दिया और ये रिजल्ट हो गया, वाह वाह हो गई मेरी। इस तरह से नहीं बताना। साइंटिफिक कम्युनिटी में जो रिजल्ट्स आए और वही लिखने हो चाहिए होते हैं, जो क्लियर हो, कंसाइज हो और सिंपल्स हो। और रीडर्स को ट्रीटमेंट की और आपके जो जो चीजें आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज की थी उनकी इंटरप्रिटेशन, मतलब उससे जो रिजल्ट्स हैं उनका सिंपल तरीका और सारी स्लोपी टेक्निक्स, बायसनेस ना हो, स्टैटिस्टिकल वैल्यू हो, सिग्निफिकेंट वैल्यू हो लिखे हो। आप ये ना कह दें कि जी मेरे रिजल्ट ना सिग्निफिकेंट है, बहुत अच्छे हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन करे आपका सिग्निफिकेंट लेवल क्या था, आपको सिग्निफिकेंट लेवल का पता ही नहीं हो, आपने वो मेंशन ना किया हो कि 0.01 था, 0.01 था, ये 0.10 था, क्या था क्या नहीं था, तो बस आपने कहा कह दिया मेरे रिजल्ट अच्छे हैं। तो इस तरह से नहीं करना। जो भी आपने लिखना है साइंटिफिकली लिखना है। डू नॉट स्टेट एनी डिफरेंस वर प्रेजेंट बिटवीन ग्रुप्स अनलेस ए सिग्निफिकेंट पी वैल्यू इज अटैच। कि जो आपके अगर रिजल्ट्स मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के थे, मुख्तलिफ ग्रुप्स के थे, एनिमल्स के मुख्तलिफ प्लांट्स के ग्रुप्स थे, या सर्वे टाइप्स था कि अर्बन का रूरल का क्या डिफरेंस है, उनका रहने सहने का स्टाइल क्या है, वो खाते क्या है, पीते क्या है, पाकिस्तान की आबादी कितनी बढ़ रही है और इनकम कितनी है किसी कंपनी की, उसका खर्चा कितना है, जो भी ग्रुप्स आप बना रहे हैं, तो उसको आपने ऐसे नहीं कह देना बस जी ये मुझे ग्रुप अच्छा लग रहा था तो लिहाजा ये सिग्निफिकेंट है, अच्छा है, मैं इसकी फेवर करूंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट पी वैल्यूज, पी मींस स्टैटिस्टिकल वैल्यूज, जो फिशर्स ने, अनोवा वालों ने दी हुई होती है, उस हिसाब से कहना है कि ये रिजल्ट अच्छे हैं, ये रिजल्ट अच्छे नहीं है। डू नॉट कमेंट ऑन रिजल्ट्स ऑफेंसिव ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत खुश नहीं हो जाना और बहुत गुस्से नहीं हो जाना कि फलाने रिजल्ट्स अच्छे इतने दिए थे, मेरे तो इतने आ गए। जिस तरह हम किसी मैच के, किसी मुकाबलाबाजी के, किसी भी गेम के रिजल्ट्स बता रहे होते हैं, किसी भी पार्टी के किसी भी सेंस में रिजल्ट्स बता रहे होते हैं कि फलां ने इतने नंबर लिए हैं, फलां ने इतने लिए हैं, तो फलां इतना ले सकता था, इस तरह नहीं ले सकता था। तो साइंटिफिकली भी आपने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स ऑफेंसिव नहीं बताने, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बताने कि नहीं नहीं ऐसा, मैं अगर मैं ये मटेरियल यूज किया, अगर मैं अच्छे वाला करता, मेरे पास फंडिंग नहीं थी तो मेरे रिजल्ट और बहुत अच्छे आ सकते थे। इस तरह से चीजें नहीं बतानी। कूल माइंड रहना है। जो आपके रिजल्ट्स आए उनको उसी तरह से लिखना है विद द साइंटिफिक प्रोसीजर्स एंड साइंटिफिक मेथड।
डू नॉट अटैच इक्वल इंपॉर्टेंस और इवन बॉदर टू इंक्लूड इंटायर स्टैटिस्टिकल आउटपुट। क्या आप कहें जी नहीं नहीं, अगर अच्छा आया तो कोई मसला नहीं, हमारे वाला भी रिजल्ट अच्छा है, फलाने का अच्छा था, तो ये इस तरह से नहीं करना, आपने साइंटिफिकली सारी चीजें करनी है। अब टेबल्स एंड ग्राफ्स को कैसे प्रेजेंट करना है और फिगर्स टाइप को कैसे प्रेजेंट करना है, तो ये सारी चीजें एक पॉइंट्स हैं जो लिखे हुए हैं, लेकिन ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। कि जिस तरह आपने टेबल दिया, टेबल आपने ऊपर लिख दिया, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं कि जी आपने लिख दिया प्लांट हाइट, प्लांट हाइट का बनता एब्रीवेशन पीएच। आपने टेबल्स के ऊपर टॉप पे नाम तो नहीं लिखा जाना था, आपने लिख दिया पीएच। अब पीएच लिख दिया, अंदर वैल्यू लिख दी। अब जो रीडर्स है वो ढूंढता रहेगा पीएच का क्या मतलब है, तो आपने टेबल के नीचे इस तरह के फुट नोट के अंदर टेबल के नीचे लिखना है कि पीएच का क्या मतलब है। मतलब जो चीजें टेबल के अंदर शो हो रही हैं, चाहे वैल्यूज हैं, चाहे एब्रिविएटेड वर्ड्स हैं, चाहे कोई टेक्स्ट है या कोई ईयर है, कोई डेट है, उसका नीचे डिटेल फुट नोट में लिखनी होती है कि इस टेबल के अंदर ये चीजें बताई जा रही हैं। अब टेबल का टाइटल भी होता है कि जिस तरह आप ये लिख दें कि मेरे रिसर्च पेपर के अंदर ये पहला टेबल है, टेबल नंबर 1, फिर ये टेबल नंबर 2 है, ये फिर टेबल नंबर 3 है। ऐसे नहीं करना, पूरा उसका टाइटल लिखना है आपने कि ये टेबल इस चीज के बारे में बता रहा है, इस स्टडी के बारे में बता रहा है। टाइटल पेपर वाला टाइटल नहीं लिखना जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल होगा। इस टेबल का अपना एक टाइटल बनाना है, वो लिखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं। और तमाम रिजल्ट्स जो हैं इजीली समझ हूं और प्रेजेंटेड हूं। ये ना लिखा हो कि वैल्यूज हो ना, वैल्यूज किसी की हाई हो रही होती है, किसी की लो, तो आप हाई लो लिखते जाएं। इस तरह से नहीं लिखना, आपने उनकी वैल्यूज लिखनी है, कितनी हाई है, कितना सेंटीमीटर प्लांट की हाइट है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, या कुछ और भी आपका है तो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्टैटिस्टिकल चीजें यूज होती हैं, वो सारी लिखी जाए आपके। अब फिगर्स भी इस तरह होती हैं, क्योंकि जो आपने रिजल्ट्स बनाए हैं तो उन रिजल्ट्स से फिगर्स भी जनरेट होती हैं, तो उन फिगर्स को भी किस तरह से प्रेजेंट करना है। फिगर्स का भी इस तरह से हो कि उनका पिक्सल ठीक हो। पिक्सल से मुराद कि वो जूम करने से या प्रिंट लेने से या सॉफ्ट फॉर्म में फट ना जाए। कलर उसकी स्कीम ठीक हो कि ज्यादा शोक कलर भी ना हो और ज्यादा जो डल कलर है या डिम कलर ये भी ना हो कि किसी को समझ ही ना आए कि इस फिगर्स के अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं आपकी, तो क्या आप बता रही हैं, किस तरह से बता रही हैं। और फिगर्स जो है पेज से बाहर भी ना जा रही हो कि टू मच लार्ज वो हो, इस तरह से ना हो। और वेरी वेरी शॉर्ट भी ना हो कि समझ ही ना आए, बस पता चले एक फिगर है, अंदर कुछ भी समझ ना आ, ऐसी भी ना हो। और फिगर्स की नंबरिंग मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर इस तरह टेबल्स की और फिगर्स की नंबरिंग भी करनी है। रिजल्ट्स आप बता रहे हैं कि इन दिस टेबल फला फला, इन दिस टेबल नंबर फला, और इन दिस फिगर फला, तो फिगर के नंबर देने हैं। मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर जो राइटअप कर रहे हैं, रिजल्ट्स लिख रहे हैं, उसके अंदर भी नंबर देना है। और जो टेबल्स होंगे आपके उनके भी ऊपर नंबर देने हैं, फिगर्स के भी नंबर देने हैं। इसी तरह फिगर के नीचे भी लिखना है। टेबल के ऊपर लिखा जाता है टाइटल, और फिगर के नीचे लिखा जाता है कि ये फिगर इस चीज के बारे में है। अगर फिगर के अंदर कोई एब्रिविएशन वर्ड है, कुछ और चीज यूज हो रही है, तो वो भी आपने बतानी है। और ये दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरी बात के रिजल्ट्स के अंदर रेफरेंस नहीं होता है। क्यों? रिजल्ट्स आपके अपने होते हैं, किसी और के नहीं होते। कि किस तरह से होते हैं मैं यहाँ आपको बता दूं कि रिजल्ट्स केयरफुल की जो चीजें होती हैं कि रिजल्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें ख्याल करनी चाहिए। देयर आर नंबर ऑफ कॉमन एरर्स रिसर्चर मेक्स व्हेन राइटिंग द रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन द फॉलोइंग चेक्स। चले इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं जब डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैंने आपको टेबल और फिगर्स का बताया और रिजल्ट्स का बताया कि जो आपके अपने रिजल्ट्स होंगे वही होंगे, और इसके अंदर रेफरेंस नहीं होगा। रिजल्ट्स लिखते हुए कोई चीज, रिजल्ट्स आपकी वैल्यूज कम आ रही है ज्यादा, आपने उनको ये शो नहीं कराना कि क्यों कम आ रही है, क्यों ज्यादा आ रही है, उनकी रीजन नहीं बताने लग जानी। रीजन जो बताएंगे वो हमेशा डिस्कशन में आएंगी। रिजल्ट्स में जस्ट जो आपके चीजें वैल्यूज होंगी उनको इंटरप्रेट करते जाएं। जो टेबल्स हैं, जो आपकी फिगर्स हैं, जो भी वैल्यूज हुई हैं, उनको जस्ट इंटरप्रेट करते जाएं और कोट करते जाएं कि ये चीज फला टेबल में लिखी हुई है, मैंने टेबल दिया हुआ है, और ये चीज मैंने फला फिगर में लिखी हुई है, फिगर नंबर मैंने दिया हुआ है। तो रिजल्ट्स के अंदर आपने उनको जस्टिफाई नहीं करना, उनकी साइंटिफिक लॉजिक्स नहीं बतानी। ये थोड़ा सा अपने माइंड में रखें कि रिजल्ट्स में ये चीजें नहीं करनी। एक ये बात। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह आपने मेथडोलॉजी के अंदर सब हेडिंग्स बनाई थी, सब एक्सपेरिमेंट की कि मेरा पहला एक्सपेरिमेंट ये, दूसरा ये एक्सपेरिमेंट के अंदर पहला कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, तीसरा ये है, तो रिजल्ट्स को भी इसी तरह से ही करना है।
पहले कंपोनेंट्स के रिजल्ट्स, दूसरे कंपोनेंट्स के, तीसरे कंपोनेंट्स के। अगर आपके एक्सपेरिमेंट ज्यादा हैं तो पहले के, दूसरे के, तीसरे के। अगर आपके वेरिएबल्स ज्यादा हैं, ये प्लांट्स के अगर तो एनिमल्स की बात करें तो ट्रेड्स के या करेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है, तो पहला करेक्टर्स जो जो मटेरियल मेथड में डिस्कस किया था उसी के पहले रिजल्ट बताने हैं। इसी तरह जो दूसरा मटेरियल मेथड में डिस्कस किया था उसी का बताना है। फिर ये हो गया। अब आते हैं बात एनालिसिस की। सपोज एक्सपेरिमेंट आपके बहुत सारे हैं, ये एक्सपेरिमेंट एक है, नो इश्यू। आपके वेरिएबल एक है, वेरिएबल बहुत सारे हैं, नो इश्यू। आपने समझ लिया कि ये जो मटेरियल मेथड में तरतीब है, वही तरतीब हम इधर रिजल्ट्स में रखेंगे, रख दी। अब देन फर्दर कुछ डिवीजन आती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, कि एनालिसिस बहुत सारे होते हैं, कि एनोवा भी करना होता है, टक्की टेस्ट भी करना होता है, मीन कंपैरिजन टेस्ट भी करना होता है, क्लस्टर एनालिसिस भी करना होता है, बाई प्लॉट भी करना होता है। ये वो एनालिसिस बता रहा हूँ जो तमाम साइंटिफिक फील्ड वाले करते हैं। पीसीए करना है, वेरिएबिलिटी करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करना है, कोरिलेशन करना है। तो जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर आपने लिखे हैं कि पहले मैं अपने डाटा के ऊपर ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करूंगा, देन फर्दर ये करूंगा, मतलब मैं बता देता हूँ आपको। पहले के ऊपर मैं एनोवा करूंगा, दूसरे के ऊपर कोरिलेशन करूंगा, तीसरे के ऊपर मैं बाई प्लॉट करूंगा। इसी तरह से ही आपने तमाम एक्सपेरिमेंट को और तमाम ट्रेड को तरतीब में रखते हुए इन्हीं के रिजल्ट्स बताने हैं, पहले अनोवा के, फिर कोरिलेशन के, फिर बाई प्लॉट के। इस तरह आपने रिजल्ट्स बताते जाने हैं। यूं नहीं बताना पहले पीसीए का बता दो, फिर कोरिलेशन का बता दो, फिर अनोवा का बता दो, फिर बाई प्लॉट का बता दो, दूसरे एक्सपेरिमेंट में जाके तरतीब उलट कर दो। तो ये साइंटिफिक प्रोसीजर्स नहीं है, साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे एम्बिग्यूटी पैदा होगी, इससे पूरा आपका रिसर्च एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया, आपने फंड भी यूटिलाइज किए और आपने टाइम भी अपना लगाया और राइटअप भी किया, लेकिन तरतीब नहीं रखी, तो इट मीन्स आपका रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट किसी काम का नहीं है। ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। मैं आपको पेपर शेयर करके आपको रिजल्ट्स बता देता हूँ किस तरह से लिखे हुए हैं। तो ये रिजल्ट्स एंड डिस्कशन इकट्ठे हैं। तो ये पहले देख लें, फिर बताऊंगा किस तरह से इकट्ठे लिखने हैं। ये देखें, ये रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, हमेशा अगर पहले रिजल्ट्स एंड डिस्कशन इकट्ठे होंगे तो रिजल्ट्स पहले होंगे, डिस्कशन बाद में होगी। उसी तरह से तरतीब से, जिस तरह मटेरियल मेथड के अंदर चीजों की तरतीब है, इसी तरह हर चीज की तरतीब का रिजल्ट्स, फिर डिस्कशन, फिर रिजल्ट्स डिस्कशन। जो अलग होगा चैप्टर या जो ये कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, ये जो सेक्शन है, हेडिंग मैन्युस्क्रिप्ट की अलग से होगी। तो रिजल्ट्स अलग से होंगे तमाम चीजों के, डिस्कशन भी उसी तरतीब से जो रिजल्ट्स के अंदर तरतीब है उन तरतीब से तमाम चीजों की अलग होगी। वो भी एक मैन्युस्क्रिप्ट दिखा देता हूँ आपको, वो किस तरह से है मैन्युस्क्रिप्ट, जिसके अंदर रिजल्ट्स अलग है, डिस्कशन अलग है। ये वो रिसर्च पेपर है जिसके अंदर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन इकट्ठे हैं। कैसे इकट्ठे हैं? तो यहाँ देख लें कि ये चीज बता रहा है तो टेबल नंबर 1 के बारे में बता रहा है, टेबल नंबर 2 के बारे में बता रहा है। इस तरह आपने भी साइट करना है। तो टेबल नंबर 1 इसका कौन सा है? ये देखें टेबल नंबर 1 किस चीज का टेबल नंबर 1 है। मैंने आपको बताया था कि आपने हेडिंग देनी है, यहाँ हाईलाइटेड है। एहतिशाम बेटा ये शो हो रहा है आपको मैंने स्क्रिप्ट जो मैं ये कर रहा हूँ, ताकि तमाम जी पार्टिसिपेंट्स को सर। शो हो रहा हो। चले, ओके, थैंक यू। हाँ जी अच्छा, सर, ये ये टेबल सर शो हो रहा है। ये टेबल मैंने हाईलाइट किया, तमाम पार्टिसिपेंट इसको देख सकते हैं कि टेबल नंबर 1 एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मीन स्क्वायर ऑफ 105 जीनोटाइप्स एट सीडलिंग स्टेज अंडर नॉर्मल एंड ड्रॉट टेस्ट। तो ये टाइटल जो मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल है वो नहीं है, टेबल 1 का अलग है। इसी तरह टेबल 2 का ये देख रहे हैं, टाइटल 2 अलग होगा। ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके इस टेबल के अंदर क्या चीजें हैं। अच्छा, ओके। अब ये जीनोटाइप्स कंडीशन G/C, अब आप में से सब लोग पूछ रहे होंगे सर ये G/C क्या है, ये SOV/DF क्या चीज है, ये RL क्या है, SL क्या है, FWT क्या चीजें हैं। रीडर्स को तो नहीं पता, बेशक वो इसी फील्ड से रिलेटेड ही क्यों ना हो, एब्रीवेशन तो नहीं इतना आइडिया होता क्या चीज है। तो ये तमाम चीजें फुट नोट में, ये जिनको मैंने हाईलाइट कर लिया डियर पार्टिसिपेंट्स, इनको आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए बी, रिलेटिव वाटर कंटेंट, ड्राई वेट, ये सारा लिखा हुआ है। सपोज आप देखना चाहते हैं कि सर ये एस एल के बारे में क्या है, एस एल क्या है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी, तो यहाँ हम जाकर देख लेते हैं। एस एल इज इक्वल टू शूट लेंथ, ये शूट लेंथ है। तो इसी तरह टेबल 2 को देखें, ऊपर हमने साइट भी किया टेबल 2। ये इस टेक्स्ट के अंदर ये रिजल्ट लिख रहे हैं सारे हम। तो ये देखें, आपको कहीं रेफरेंस नजर नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था रेफरेंस नहीं है। तो टेबल 2 के बारे में है, मीन समरी है, उसके मीन के बारे में है, फिर मीन वेरिएबिलिटी के बारे में बता रहा है, फिर टेबल 2 के बारे में बताया है। इसी तरह हमने मटेरियल मेथड के अंदर इसकी कोई हेडिंग नहीं दी थी, तो यहाँ भी इतनी खास कोई हेडिंग्स नहीं है। तो सारा कुछ
वो तरतीब से चली जा रहा है, सारा हिसाब किताब से। नेक्स्ट जी हमारे पास ये देख सकते हैं, एक और पेपर मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें हमने वो किया। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट बताना मैं आपको रह गया कि ये देखें कि मीन वेरिएबिलिटी, देन कोरिलेशन एनालिसिस की हेडिंग है, फिर देन इसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन के अंदर आएगी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की हेडिंग। ये हेडिंग्स क्यों दी? क्योंकि मटेरियल मेथड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मटेरियल एंड मेथड उसके अंदर तो कोई हेडिंग नहीं है, फिर हमें रिजल्ट एंड डिस्कशन के अंदर हेडिंग देना क्यों शुरू कर दी? ये देख लें। तो मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो करेंगे, जो पहला एनालिसिस करेंगे उसके बारे में बातें, फिर जो दूसरा करेंगे फिर उसके बारे में, फिर तीसरा। अब पहला एनालिसिस हमने एनोवा किया, जिसको मीन वेरिएबिलिटी एनोवा सब चीजें मिक्स करके कहते हैं, वो हमने कर दिया। फिर उसके बाद हमने कोरिलेशन के बारे में डिस्कशन की, कोरिलेशन की हेडिंग आपको नजर आई थी। फिर हमने उसके बाद प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की हेडिंग की थी, ये इधर एनालिसिस किया था, फिर उसके बारे में हमने बता दिया। ये हो गया वो चीजें जो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन इकट्ठा है। अच्छा, रिजल्ट्स बता के हर चीज के, फिर उसके साथ डिस्कशन भी बताइए। रिजल्ट एंड डिस्कशन इकट्ठा है कि किस तरह बतानी है, रिजल्ट्स बताते जा रहे हैं। ये सारे रिजल्ट्स हो गए हमारे यहाँ तक। अब डिस्कशन होती क्या है वो तो हम पढ़ ही लेते हैं, लेकिन डिस्कशन एंड पे देख लें, ये आई हुई है। ये देखें 32, 33, 34, 2, 3 ये रेफरेंस दिए हुए हैं। क्यों? रिजल्ट्स के अंदर आपकी अपनी फाइंडिंग्स होती है, उसके रेफरेंस नहीं होते। डिस्कशन दूसरे लोगों के वर्क को आपने अपने वर्क के साथ लॉजिकली रिलेट करना होता है, उसके अंदर रेफरेंसेस आते हैं। तो ये एक रिजल्ट डिस्कशन जो कंबाइंड था, रिजल्ट्स किस तरह से होते हैं, जो चीजें मटेरियल मेथड में सीक्वेंस से चली आ रही हैं उन्हीं को आपने सीक्वेंस से चलाना है। एक और पेपर वो भी हमारा अपना जो आपको ऑलरेडी शो किया है, उसका इंट्रोडक्शन और एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन, उसका मटेरियल मेथड सेक्शन शो कराते हैं आपको। ये देखिए मटेरियल मेथड्स, ये सेक्शन, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फिर उसके बाद ये जीनोटाइपिंग, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स, जीवास एनालिसिस, फिर इसके रिजल्ट्स शुरू हो गए। अब रिजल्ट्स के अंदर हमने उसकी पहले फिनोटाइपिक एवेल्यूएशन की, एनोवा वगैरह लगाया, फिर वही आपको मटेरियल मेथड में पॉपुलेशन स्ट्रक्चर नजर आया, फिर उसके बाद आपको जीनोटाइपिंग, जीनोम वाइड एसोसिएशन चीजें नजर आई, फिर मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स के बारे में चीजें नजर आई। तो ये सारी चीजें नजर आई, ये हो गया। अब मैंने टेबल्स और फिगर्स के बारे में बताया था, और ये वाला जो पेपर है, ये रिजल्ट्स इसके अलग है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ रिजल्ट्स की हेडिंग में शो कर रहा हूँ, तो ये रिजल्ट्स इसके अलग है। तो यहाँ आपको कोई रेफरेंस शो नहीं हो रहा होगा। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की हेडिंग शो हो रही, क्यों? मेटीरियल मेथड के अंदर ये एक एक्सपेरिमेंट का अलग से कंपोनेंट था, इस वजह से ये अलग है, इसके अंदर कुछ नहीं है। जिनोम वाइड ये जीनोटाइपिंग वो अलग से थी, इसका वो कोई नहीं है। अब फर्दर हेडिंग भी बता सकते हैं रिजल्ट डिस्कशन के अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन जो तरतीब है फॉलो मटेरियल मेथड वाले को करनी है। हेडिंग बनाना मसला नहीं है, हेडिंग जितनी बनाए आप, हजार हेडिंग अच्छी चीज होती है, हेडिंग से ज्यादा आसानी से समझ आ जाती हैं चीजें। लेकिन जो मेन बताने वाली चीज है कि आपने अपनी रिसर्च को सीक्वेंस में रखना है, कि ये ना हो पहले किसी और चीज के बारे में फिर और चीज के बारे में बताया। सपोज आपसे कोई पूछता है कि आमलेट वाली एग्जांपल दे देता हूँ, आमलेट कैसा बनाना है? अभी पहले एग लें, एग को ब्रेक करेंगे, उसमें से निकालेंगे, फिर उसको पकाएंगे, जिस चीज के ऊपर भी आप फ्राई पैन के ऊपर या जिस चीज के ऊपर बनाना चाह रहे हैं फिर करेंगे ना। पहले आप ये बताना शुरू कर दें जी, पहले फ्राई पैन लें, चूल्हा जलाएं, फिर फ्राई पैन गरम करें, फिर बाजार से जाके शॉप से जाके एग लेके आए। तो ये एक प्रोसीजर इंटरमिंगल हो गया, मिक्स सा हो गया है। इसी तरह आपने अपने रिसर्च के कंपोनेंट्स को मिक्स नहीं करना। पहले पहले जो आपने किया आपने उसी तरतीब से लिखना है, और उनके रिजल्ट्स भी फिर उसी तरतीब से लिखने हैं। ये चीजें बताने का मेन मकसद था। अब बताता हूँ टेबल्स एंड फिगर्स के बारे में। ये देखें, ये फिगर, अब सी एम टी नॉर्मल ये लिखा हुआ है। अब सी एम टी क्या चीज है, ये मैंने इधर नीचे दे दिया, सी एम टी सेल मेम्ब्रेन थर्मोस्टेबिलिटी। अब ए फिगर है, ये देखें, ये ए फिगर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये सारी चीजें एफ एल ए फ्लैग लीफ के बारे में, यहाँ कर्सर मूव कर रहा है आपको नजर आ रहा है, सी एम टी के बारे में भी है। और इन चीजों के बारे में भी है कि ये फिगर्स क्या बता रही हैं, कि दीज फिगर्स एग्जिबिटिंग द पोजीशन ऑफ सिग्निफिकेंट एस एन पीज, ये ट्रेड्स नॉर्मल एंड स्ट्रेस कंडीशन जो भी आपको ये दिख रहा है, ये उसके बारे में फिगर्स बता रही हैं। अब दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर भी हम फिगर्स के बारे में देख लेते हैं किस तरह से। आप देख सकते हो कि क्लियरली इंडिकेट हो रही है, वेरी वेरी स्मॉल भी नहीं है, टू लार्ज भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लार्ज हो जाए फिगर, समझना है क्या है। अब यहाँ भी ये फिगर्स देख लें, ये फिगर्स दी हुई है, फिगर्स वन कंटिन्यू, और ये फिगर
ये 2 कंटिन्यू, क्योंकि फिगर 1 था कंटिन्यू थी, ये फिगर 2 कंटिन्यू करके 1A एंड 1B किया, तो फिर इकट्ठा लिख दिया है। ये किस चीज के बारे में है? फिगर प्रिंसिपल्स कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में है, और फिगर जो बी पार्ट है ये इस एनालिसिस के बारे में है। एक और फिगर दिखा देते हैं आपको कि वो किस बारे में है। ये देखें, ये फिगर लिखी हुई है ए, यहाँ छोटा सा ए लिख दिया, क्योंकि ये दोनों एक जैसी होती हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन एक जैसी होती है। हम कहते हैं कि सेंटेंस रिपीट ना हो, तो इस वजह से फिगर A2 को 2 डायमेंशनल सिकरी प्लॉट वो अंडर नॉर्मल कंडीशन का था, ये ड्राउट कंडीशन का है। तो इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं इसमें। ये फिगर्स का था टेबल। अच्छा, इन फिगर्स को साइड कैसे करना है ये देखें। ये फिगर 2 है, आपको यहाँ शो हो रही है, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, फिगर 2A एंड B। तो हम यहाँ देखते हैं कि फिगर 2A एंड B कहीं साइड हुए मैन्युस्क्रिप्ट में। यस, हुए होंगे लाजमी, क्योंकि रिजल्ट डिस्कशन इकट्ठा है, इसमें हम देख लेते हैं। ये देखें कि फिगर्स 1B शो हो रहा है आपको, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये कर्सर मूव कर रहा है फिगर 1B। इस तरह टेक्स्ट के अंदर भी करना है। ये ना वो टेक्स्ट के अंदर कर दो, लेकिन फिगर्स के नीचे जाके उनकी हेडिंग्स उनके बारे में ना लिखो, या टेबल्स को मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर तो पुट कर दो, लेकिन टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट कहते हैं इसी को जहाँ कर मूव कर रहा है, ये सारा टेक्स्ट है, इसके अंदर ना करो, तो फिर ये भी एम्बिग्यूटी है, अच्छा नहीं है। तो ये एक टेबल्स का और फिगर्स का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह। अब आते हैं हम डिस्कशन की तरफ, के डिस्कशन इटसेल्फ है क्या चीज, होती किस तरह से है, डिस्कशन किसको कहते हैं। जो एक एक सेंटेंस में मैं आपको बात बता दूं, या यूं समझ लें कि 1 मिनट के अंदर जो चीज मैं आपको शॉर्टकट फॉर्म में बता दूं, वो ये होता है अपने रिजल्ट्स को वैलिडेट करना साइंटिफिकली, कि आपके रिजल्ट्स लॉजिकल है या नहीं है, उनमें कोई लॉजिक्स नजर आ रही है नहीं आ रही। तो लॉजिक्स ये है कि जी जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्रॉप की ग्रोथ या प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये लॉजिक है, क्यों? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से या हीट बढ़ने की वजह से उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाती हैं या एबनॉर्मल हो जाती हैं, स्टॉप तो नहीं कह सकते हम, जिसकी वजह से उसका पूरा मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी ग्रोथ जो है ना वो हर्डल हो जाती है, या थोड़ी हो जाती है, कम हो जाती है, स्टॉप होने तक आ जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। एक लॉजिक है। क्या इसके ऊपर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने इसको वैलिडेट किया, क्या रीजंस है? तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ रीजंस बताई होती है। स्टोमेटल कंडक्टेंस की बताई होती है, ट्रांसपायरेशन की बताई होती है, रेस्पायरेशन की बताई होती है, टू मच हाई टेम्परेचर की वजह से क्लोरोफिल कंटेंट्स कम हो जाते हैं वो बताई होती है। मतलब बहुत सारी, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, रीजंस बताई होती हैं कि ये चीजें होती होती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह आप अपने रिजल्ट्स को रिलेट करना होता है कि किस तरह से होता है। अब इसको राइट कैसे करना है डिस्कशन सेक्शन को, चाहे वो कंबाइंड फॉर्म में हो रिजल्ट एंड डिस्कशन, चाहे वो अलग फॉर्म में हो, उसको करना कैसे कैसे हो, तो उसके 5 पार्ट्स हैं। जो जो रिजल्ट्स जो डिस्कशन होता है कि आपके मैन्युस्क्रिप्ट को लिखते हुए समरी के ब्रीफ रिकैप ऑफ योर की रिजल्ट्स, क्या आपने मुख्तलिफ सा बताते जाना है साथ अपनी समरी, हर ट्रेड्स की, हर सब एक्सपेरिमेंट की, ये जो एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स थे मैंने आपको पेपर के अंदर शो कराया, उनकी थोड़ी थोड़ी समरी बताते जाना है रिजल्ट्स की। अच्छा, हमारे रिजल्ट्स ये हैं, रिजल्ट्स ये हैं। इंटरप्रिटेशन करना है कि व्हाट डू योर रिजल्ट्स मीन, कि अगर आपके रिजल्ट्स की वैल्यूज, प्लांट हाइट, सपोज मैं आपको समझाने की खातिर एग्जांपल ली हुई थी, प्लांट हाइट ज्यादा है तो क्या इसका है, क्यों है ज्यादा, अगर कम है तो क्यों है, इम्प्लीकेशंस, व्हाई डू योर रिजल्ट्स मैटर। अगर ओके मान लिया आपके रिजल्ट्स हाई हैं, अच्छे हैं, तो देन क्या हुआ, अच्छे हैं तो क्या होगा, कम्युनिटी को क्या होगा, पैदावार बढ़ेगी, क्या वो ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी होगी, क्या वो अच्छी होगी नहीं होगी, क्या है। देन कुछ चीजों में हमेशा लिमिटेशन भी होता है, जिस तरह एक बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट का बाद में सोचता है, लॉस का पहले सोचता है। तो साइंटिस्ट, एज ए साइंटिस्ट, आप सब जो यंग साइंटिस्ट मेरे साथ इधर हैं मीटिंग में, तो हमेशा रिसर्च करते हुए लिमिटेशंस अपनी पहले सोचनी है कि हमारे एक्सपेरिमेंट से लिमिटेशन क्या आ सकती हैं। तो व्हाट कैन नॉट योर रिजल्ट्स टेल अस, आपके जो रिसर्च है वो क्या चीजें नहीं बता सके, जो चीज नहीं बता सके आपने उनको अपनी रिकमेंडेशन में बताना है, कि जो आपने फाइंडिंग की है इधर इम्प्लीकेशन से और लिमिटेशन से, दोनों को अपने रिकमेंडेशन में डालना है कि मैंने अपनी एक्सपेरिमेंट से, अपने रिजल्ट से ये चीजें फाइंड आउट कर ली हैं,
नेक्स्ट फर्दर किसी और का काम है कि इसमें इंप्रूव कर सके या इसमें इंप्रूव ना कर सके और अपनी रिकमेंडेशन देनी है। तो ये एक डिस्कशन का सेक्शन है, चाहे आपके रिजल्ट्स डिस्कशन इकट्ठे हैं या अलग हैं, तो उन सबको इस तरह से करना है। और इनको प्रेजेंट कैसे करना है, डिस्कशन को लिखना कैसे है। एक बात तो आपने जैसे कहते हैं ना, पल्ले बांध लें, हमेशा के लिए जेहन में रख लें, पूरे मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर चीजें रिपीट नहीं करनी। अब आपका क्वेश्चन बनता है, सर जी अब्स्ट्रैक्ट लिखना है, जो चीजें रिजल्ट्स और इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बयान की है, जाहिर सी बात है उनको ही हमने शॉर्ट करके अब्स्ट्रैक्ट लिखना है। और आप कहते हैं रिपीट ना करें बातें। और मटेरियल मेथड के अंदर हमने बातें लिखी हैं कि हम ये करेंगे, उन्हीं को हम रिजल्ट एंड डिस्कशन के अंदर भी लिख रहे हैं कि हमने उनको करके ये रिजल्ट्स लिए हैं। ये भी तो बात रिपीट हो रही है सर। फिर जी आप एंड पे अभी कंक्लूजन भी समझाएंगे, कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो कंक्लूजन के अंदर भी हम किस तरह से रिपीट करेंगे चीजें। तो आप तो कह रहे हैं डोंट रिपीट द रिजल्ट्स, बड़ा सारा हाईलाइट करके लिख लिया है। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, इसका आंसर ये है कि आपने सेंटेंस को रिपीट नहीं करना, कि वही सेंटेंस कॉपी करके एब्स्ट्रैक्ट में लिख दो, वही सेंटेंस कॉपी करके जी आप रिजल्ट्स के अंदर लिख दो, वही सेंटेंस कॉपी करके। बात तो वही है कि जी टेम्परेचर हाई होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो यही सेम एज इट, सेम वर्ड्स, सेम एज इट, कि आप हर जगह इसको कॉपी कर लो, ये नहीं करना। बाकी आपने उससे रिलेटेड उसके मतलब की बातें लिख सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। कि आप जिस तरह से लिखें, जिस तरह से उसको आप मॉडिफाइड करके सेंटेंस लिखें, क्योंकि बातें तो रिपीट होनी है। लेकिन सेंटेंस रिपीटिशन ना हो, यहाँ का मतलब ये है। अगर सेंटेंस रिपीटिशन हो तो वो तो ऐसे लगेगा कि जिस तरह एक सेंटेंस है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी। हर जगह आपका यही लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी। इस तरह से ना हो। ऑर्डर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग टू कंक्लूजन, कि आपने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। आपका पहले एक एक्सपेरिमेंट छोटा है, फिर उससे एक और बड़ा एक्सपेरिमेंट है, या आपने एक और अच्छा प्रिसाइज काम किया, फिर उसकी आप बारीकी में गए, ब्रीफ काम किया। तो इस तरह आप इजी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएं, ताकि पढ़ने वाले को, समझने वाले को आसानी लगे। और एक कंक्लूजन बिल्ड करें, ऐसी बात करें कि जिससे आपको पता चल रहा है कि आप ये बात कंक्लूड करके बता रहे हैं, रिकमेंड बता रहे हैं। ये ना हो अपने रिजल्ट्स भी अपने डिटेल्ड रिजल्ट लिखे हुए हैं, फिर उनकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से लिखे कि रिजल्ट्स को ही बार बार बताई जाए, मेरे इस तरह से रिजल्ट्स हैं, मेरे इस तरह से रिजल्ट्स हैं। तो डिस्कशन के अंदर इंटरप्रिटेशन करनी होती है, रिजल्ट्स नहीं बताने होते। फिर ये सारी एम्फेसाइज कि आपने न्यू क्या लिया है इसमें से डिस्कशन के अंदर। ये नहीं कि जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको कह दो अच्छा ये चीज प्लांट की हाइट हाई आई है, तो ये जारी बात है इस मैकेनिज्म की वजह से हाई आई होगी, या ये प्रॉब्लम हुआ होगा, या इस तरह से हुआ होगा। ये नहीं कि न्यू क्या है, डिफरेंट क्या है, बाकी साइंटिस्ट से, बाकी रिसर्चर से, जो दूसरे लोग भी तो दुनिया काम कर रही है, उनसे हटकर आपने इनोवेटिव क्या चीज फाइंड आउट किया, वो चीज बतानी है। और अवॉइड बाइस लैंग्वेज, बाई साइटेशन, प्रीवियस वर्क, किसी के ऊपर ना नेगेटिव क्रिटिसाइज नहीं करना। साइंस में क्रिटिसिज्म है तो सही, लेकिन नेगेटिव नहीं करना। देखो जी उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने भी फर्टिलाइजर का, या उसने फला जो हार्मोन्स है उसका यूज किया, उसने तो इतना रिजल्ट्स लिए, मैंने उन्हीं को कम करके ज्यादा रिजल्ट्स लिए हैं, तो मैं अच्छा हुआ, वो सही नहीं है। वो इस तरह नहीं कहना, वह आपने अपना रिजल्ट्स बताना है, दूसरे को साथ साइड करना है कि उसके इस तरह से रिजल्ट थे, उसने इस तरह से वैलिडेट किया, लेकिन मैंने इस तरह से किए और हमने ये रिजल्ट्स पाए हैं। तो डोंट कंफ्यूज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस विद क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। कुछ चीजें होती हैं जो हम ऑब्जर्व्ड न्यूमेरिकल बेस पे कहते हैं, न्यूमेरिकल बेस पे, कि जिस तरह एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशन साइंटिस्ट कह सकते हैं कि जी आज बारिश होनी है, जो जी की जी आज इस्लामाबाद के इलाके में 50 मिलीमीटर बारिश होगी, और आपने ऑब्जर्व किया शाम को वो तो हुई 45। और आपने जाके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, महकमा मौसमियात का गिरबान पकड़ लिया कि जी आपने 45 कहा था, और ये सॉरी आपने 50 कहा था, वो तो 45 हुई है। तो इस तरह से नहीं करना, वो ऑब्जर्वेशंस है एक्सपेक्टेड, और ये कुछ और ऑब्जर्वेशंस है। इसी तरह स्टैटिस्टिकल जो न्यूमेरिकल जो डाटा है उसकी ऑब्जर्वेशंस कुछ और तरह से हैं, और जो क्लिनिकल होती हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसकी उसकी कुछ और तरह से होती है। उनको उनके साथ कंफ्यूज नहीं करना, जस्ट आपने लिख देना है कि डाटा के हिसाब से मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड आउटकम्स ये हो सकते हैं, इस तरह से बताना है। ये नहीं कहना कि सपोज महंगाई की बात करें, या किसी चीज के रेट के बढ़ने की बात करें, कि जी एक साल में एक चीज का रेट 5 रुपए बढ़ गया है, तो लिहाजा अगले 10 सालों में आप उसको 5 को जरब दे दें, कि जी मल्टीप्लाई करके 50 रुपीज बढ़ जाएगा। हो सकता है अगले 10 साल 50 की बजाय 500 बढ़ जाए, हो सकता है एक ना बढ़े। लेकिन आप लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्वे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, द एक्सपेक्टेड आउटकम विल दिस, इस तरह से, कि इस तरह से
हो सकता है। और जो आपके रिजल्ट्स हैं हमेशा उनको पास्ट सेंटेंस में लिखना है। डिस्कशन भी पास्ट सेंटेंस में होगी, लेकिन जो आपने रिकमेंडेशन देनी है वो फ्यूचर में या विल के साथ या वुड के साथ दे सकते हैं कि विड या वुल। ये चीजें आपने थोड़ा सा ख्याल करनी है कि रिजल्ट्स हमेशा आपके पास्ट में होंगे। क्यों? रिजल्ट्स तब लिखे जाते हैं जब आप अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके उसको खत्म कर चुके होते हैं, या उस चीज के बारे में लिख रहे होते हैं जिसको आप मुकम्मल कर चुके होते हैं। ये सारी चीजें अब डिस्कशन के अंदर शामिल होती हैं। अब डिस्कशन मैं दिखा देता हूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ दिस डिस्कशन क्या होते हैं। लुक बैक्स में आपने ये देखना है कि जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं तो क्या प्रीवियस रिजल्ट से मैच हो रहे हैं लॉजिकली, क्या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं तो उसके वजह क्या है, अगर हो रहे हैं तो उनकी भी रीजंस क्या है, फिर क्यों हो रहे हैं। अगर अगर किसी साइंटिस्ट ने ये हमसे मिलता जुलता काम किया तो उसके रिजल्ट्स हमसे नेगेटिव क्यों हैं। तो ये सारी चीजें आपने ये देखनी है। तो इस स्लाइड्स के अंदर मैंने सारी चीजें डिस्कस की है। लुक फॉरवर्ड भी होना है कि अगर हमारे रिजल्ट्स आ गए हैं तो इम्प्लीकेशंस कैसे है, अगर थियोरेटिकली है अगर मेडिकली है तो इसकी केयर कहनी है। तो ये सारी चीजें सजेशन देनी है फ्यूचर रिसर्च के। इफ आई हैड टू डू इट ओवर आई वुड बी स्पेसिफिक, कि ये किस किस चीज के लिए है, कि एक इंटेलेक्चुअल इसका क्या है, कि एक पर्सनल के लिए है, नेशनल के लिए है, इंटरनेशनल के लिए है, या एक रिसर्च मेरी एक खास तबके के लिए है, ये जस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए है, या आम पब्लिक के लिए है। तो ये सारी चीजें आपने इसमें बतानी है। लेकिन ये रिजल्ट्स एंड डिस्कशन मैंने सब चीजें आपको बता दी। अब आपको लेके जा रहा हूँ रिसर्च पेपर के ऊपर। रिसर्च पेपर के ऊपर ये चीजें दिखाता हूँ कि किस तरह से है। ये देखें जी, ये ऐसा रिसर्च पेपर है जिसका डिस्कशन अलग है। ये यहाँ से डिस्कशन इसकी शुरू हो रही है। ये ये अभी रिजल्ट्स जा रहा है। रिजल्ट्स के अंदर ही टेबल्स हेडिंग्स दे दी हैं। कोशिश यही करनी होती है कि जो जिस पार्ट के रिलेटेड है, अगर आपका मटेरियल एंड मेथड में कोई टेबल है, जिस तरह जिनोटाइप्स के नेम आ जाते हैं, या कोई सर्वे क्वेश्चन आ जाता है, या कोई फिगर आ जाती है, वो मटेरियल मेथड के अंदर ही डालनी है। अगर रिजल्ट्स के बारे में कोई चीज़ आ जाती है तो वो रिजल्ट्स के बारे में ही डालनी होती है। रिजल्ट्स के जो पार्ट्स है अगर पेपर आपका अलग अलग है उसके अंदर डालनी होती है। अगर डिस्कशन और रिजल्ट्स इकट्ठे हैं तो फिर आप रिजल्ट डिस्कशन के अंदर जहां भी उसको आप पुट कर दें पेपर के अंदर। ये देखें जी, अब डिस्कशन का पार्ट शुरू हो गया। रिजल्ट्स अलग था, डिस्कशन। फिनोटिपिक एवेल्यूएशन उसी तरह की हेडिंग कि जिस तरह मैं आपको दिखा दूं। ये थोड़ा सा स्क्रीन शो हो रही है, शेयर हो रही है। अगर प्रॉब्लम कर रही हो तो उसको थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ये देखें जी, ये रिजल्ट्स की भी फिनोटिपिक इवेल्युएशन पहली हेडिंग। फिर जी डिस्कशन की दूसरी, रिजल्ट्स की ही दूसरी हेडिंग पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। यहाँ से देख लें, रिजल्ट्स की पहली हेडिंग फिनोटिपिक, दूसरी हेडिंग रिजल्ट पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। तो हम जाके देखते हैं उधर भी क्या ऐसे है डिस्कशन के अंदर। अगर और हेडिंग डाल दिया डिस्कशन की, नो इशू, लेकिन इन हेडिंग्स की तरतीब सेम होनी चाहिए। मैं डिस्कशन के आके आपको दिखाता हूँ। ये देखें कुछ पेजेस। डिस्कशन पहली हेडिंग फिनोटिपिक इवैल्यूएशन के बारे में बताया, दूसरी हेडिंग ये फिनोटिपिक के बारे में बता, दूसरी हेडिंग पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ भी हमने टेबल्स डाले हुए हैं, तो टेबल्स को साइड भी किया हुआ है। लेकिन ये टेबल देखें, ये दोबारा यहाँ साइड किया टेबल 1, और यहाँ आपको डिस्कशन के अंदर रेफरेंस नजर आ रहे हैं कि ये किस किस से हमारे काम किया। हमने अपना रिजल्ट बताया, फिर बताया दी सिमिलर इंफॉर्मेशन हैव बीन रिपोर्टेड प्रीवियसली, कि ये प्रीवियसली ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको किया था, इसके बारे में रिपोर्ट किया था। फिर हम कुछ चीजें बताते होते हैं कि वेरियस जीनोटिपिक वेरिएबिलिटी इन रिस्पांस टू स्ट्रेस, ये अर्लियर ऑब्जर्व्ड बाय वीट रिसर्चर। ये 44 रेफरेंस आ गया। तो इस तरह ये रेफरेंस बताने से दूसरों के साथ मैच करके या रीजन साथ बता के हम बता देते हैं कि ये सीएमटी की वैल्यू बढ़ी थी, क्या होता क्या नहीं होता, इसका यूज करने का क्या मकसद है। इस तरह पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स हो गया, ये सारी चीजें होगी। अब मैं आपको पावर पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूँ कि जो आपने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, ख्याल करना है कि जी रिजल्ट्स और डिस्कशन करते हुए तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 4 से 5 पॉइंट्स, इनको आपने अपने माइंड में रखना है। जो कॉमन एरर आती हैं रिसर्च की, मेक व्हेन राइटिंग द रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन। कुछ चेक लिस्ट हैं तो इनको अगर यूज कर लें तो अवॉइड हो जाएगा। डू नॉट इंक्लूड इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द फाइंडिंग्स इन योर रिजल्ट सेक्शन। के रिजल्ट सेक्शन के अंदर आपने अपनी फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट नहीं करना, उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं देने लग जानी। वो डिस्कशन सेक्शन में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट में जी, डू नॉट एक्सक्लूड नेगेटिव फाइंडिंग्स फ्रॉम योर रिजल्ट सेक्शन।
कुछ एक्सपेरिमेंट या रिसर्च ऐसी होती है कि वहाँ आपके रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो मतलब आपको पसंद नहीं आ रहे होते कि ये क्या हो गया, कि इस तरह के रिजल्ट्स तो नहीं आने चाहिए, लेकिन आपने वो बताने हैं, उनको एक्सक्लूड नहीं करना। रिजल्ट डिस्कशन सेक्शन में ऑल द टेम्पटेशन इज टू रिपोर्ट ओनली पॉजिटिव फाइंडिंग्स। बहरहाल आपका रिपोर्ट, आपका मैंडेट, आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कुछ और होता है, लेकिन साथ कुछ और नेगेटिविटी भी शो हो रही है, लेकिन उसको भी आपने रिपोर्ट करना है अपने रिसर्च में। नेक्स्ट पॉइंट, यू शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी फाइंडिंग्स इन योर डिस्कशन सेक्शन that were not included in the result section। हाँ, ये भी ख्याल करना है जो आपने मटेरियल मेथड में जो चीजें बयान की हैं वही रिजल्ट्स में, वही डिस्कशन में हो। रिजल्ट्स में आपने सपोज 5 चीजों के बारे में बताया कि ये एस्पेक्ट्स हैं, डिस्कशन में आप छठी और सातवीं चीजों के बारे में भी इंटरप्रिटेशन और एक्सपेक्टेशन ये चीजें देने लग गए। ये नहीं करना आपने कि न्यू चीज वो नहीं करनी। डू नॉट रिस्टेट रिजल्ट्स इन द डिस्कशन पेपर विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल एनालिसिस of what they mean and why they matter। कि आपने अपने रिजल्ट्स को डिस्कशन पेपर के अंदर बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के इस तरह नहीं डाल देना कि उसका कोई वजह या मकसद समझ ना आए, कि जी डिस्कशन के अंदर भी वही रिजल्ट्स वाली बातें रिपीट हो रही हैं कि जी मेरे ये रिजल्ट्स हैं। तो इनकी साइंटिफिक लॉजिक या रीजन देनी है, लेकिन स्ट्रेंथन करना है प्रीवियस लिटरेचर के साथ, प्रीवियस फाइंडिंग्स के साथ जो साइंटिस्ट ने वर्क की है। लास्ट इज डू नॉट फॉरगेट टू go back and check these two sections align and the flow from the result section to the discussion section is smooth and clear। वही बातें जो मैंने आपको बताई कि इनकी एक स्मूथनेस का ख्याल करना है, सीक्वेंस का ख्याल करना है। अगर रिजल्ट एंड डिस्कशन इकट्ठे हैं देन फिर भी ख्याल करना है, अगर रिजल्ट्स अलग हैं डिस्कशन अलग लिखे हुए हैं देन फिर भी ख्याल करना है कि जो चीज़ रिजल्ट्स में पहले डिस्कस की हुई है उसी की डिस्कशन सेक्शन में डिस्कशन की हुई है। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल करना है। और मैंने आपको ये तमाम चीजें एक मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर दिखा भी दी कि रिजल्ट डिस्कशन सेक्शन कैसा होता है, किस तरह से होता है। नेक्स्ट है जी हमारा रिसर्च पेपर कंक्लूजन। कि कंक्लूजन जो लास्ट पार्ट है पेपर का, यहाँ आपको दिखा दें कि हमारा टाइटल भी कवर हो गया, ऑब्जेक्ट भी कवर हो गया, किस तरह से है। मैंने एक पेपर लिखा हुआ भी दिखा दिया आप सबको, इंट्रोडक्शन भी हो गया, मटेरियल्स एंड मेथड्स भी, रिजल्ट एंड डिस्कशन भी। आज हम इस पे पहुंचे हुए हैं अभी कंक्लूजन पे, कि कंक्लूजन किस तरह से होना चाहिए, क्या हो रहा है। अब आपका कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर कंक्लूजन में और अब्स्ट्रैक्ट में दोनों चीजें तो सेम लग रही हैं हमें। कंक्लूजन का मतलब है कि आपकी रिसर्च का शॉर्टकट, शॉर्ट समरी या एक खुलासा क्या है, और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी यही है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। कंक्लूजन में और अब्स्ट्रैक्ट में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का। तो मैं बता देता हूँ, लेकिन ये आपके अपनी रिसर्च के हैं, लिहाजा इनके अंदर रेफरेंसेस नहीं होंगे। रेफरेंसेस से मुराद साइटेशंस नहीं होंगी कि आप कंक्लूजन के अंदर साइटेशन करने लग जाएं टाइटल के अंदर भी। लेकिन बातें रिपीट हो सकती हैं, बातों से मुराद बातों का मतलब सेंटेंस एज इट रिपीट नहीं करना, क्योंकि आप अपने रिजल्ट के बारे में, रिसर्च के बारे में बता रहे हैं, तो वही बातें रिजल्ट डिस्कशन में भी रिपीट होंगी, उन्हीं को कंक्लूजन में पेस्ट कर दो कॉपी करके, अब्स्ट्रैक्ट में पेस्ट कर दो। ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट नहीं चलेगा, ऐसा रिसर्च पेपर आपका रिजेक्ट होगा। तो ये कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, तो ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ किस तरह से होना चाहिए। Research paper conclusion, an effective conclusion will contain all 5 elements of summing up your research paper। कि यहाँ sum up करना है। sum up means कि आपने जो findings ली हैं उनका क्या sum up है। abstract के अंदर तमाम manuscript के पार्ट का sum up है, इंट्रोडक्शन के पार्ट का भी sum up, कि बैकग्राउंड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मटेरियल मेथड कौन सा यूज किया था उसका भी शॉर्टकट अब्स्ट्रैक्ट के अंदर बता देना है। रिजल्ट एंड डिस्कशन क्या है वो भी बताना है आपने, आपकी डिस्कशन ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स क्या है वो भी अब्स्ट्रैक्ट में बतानी है, लेकिन कंक्लूजन में ये नहीं बतानी। कंक्लूजन में आपने इंपॉर्टेंस के बाद डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग बताना है कि आपका प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ है नहीं हुआ। जो आप इंट्रोडक्शन में फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ था कि जी आपका प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस है, वो हुआ है नहीं हुआ। क्या जो रिजल्ट्स आपके आए हैं, रिजल्ट्स ना बताएं हमें कि ये रिजल्ट्स हैं, वैलिड हैं या नहीं है, ये बताएं कि रिजल्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, फायदेमंद है या नुकसानदेह, ये चीज बताएं। और सिग्निफिकेंस बताएं उसकी क्या है, और देन उसकी रिकमेंडेशन बताएं कि आप जो आपके जो रिजल्ट्स हैं उनका किस चीज को फायदा है। ये जो रिकमेंडेशन है ये वाला पार्ट अब्स्ट्रैक्ट से, अब्स्ट्रैक्ट के लास्ट पार्ट से मिलता जुलता होता है। तो इस तरह रिस्टेट योर रिसर्च टॉपिक्स, रिस्टेट द प्रॉब्लम, रिस्टेट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और समराइज द मेन पॉइंट्स, फाइंडिंग्स क्या थी, और स्टेट द सिग्निफिकेंस और रिजल्ट्स वैलिड है नहीं है, कंक्लूड योर थॉट्स के रिकमेंडेशन आपकी क्या है। तो आइए पेपर की तरफ हम दिखाते हैं आपको कि रिसर्च पेपर कंक्लूजन किस तरह से होते हैं। तो ये देखें, चाहे रिजल्ट डिस्कशन अलग था चाहे इकट्ठा था, तो ये एंड पे कंक्लूजन लिखा हुआ है।
कि आप देख सकते हैं कि हीट टेस्ट शोड एडवर्स इफेक्ट्स एंड डिक्लाइन ग्रेन यील्ड इन वीट, कि ये एक इंपॉर्टेंस आ गई। फिर उसके बाद रिजल्ट्स, मेन फाइंडिंग्स, मेन चीजें आ गई। कोई मेथोडोलॉजी डिस्कस नहीं की हमने, कुछ और चीजें डिस्कस नहीं की। देन यहाँ तक आ गया फिर द सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड एसएनपी मार्कर्स, जिनोमिक रीजन, सारा कुछ। अब ये वाला पॉइंट, ये जो रिकमेंडेशन है, ये वाला पॉइंट और अब्स्ट्रैक्ट का लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, मिलता जुलता होगा लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखें कि आइडेंटिफाइड एसएनपीज, ये सारा कुछ किस तरह से होगा, क्या होगा। ये अब्स्ट्रैक्ट है जिसके अंदर मेथोडोलॉजी भी डिस्कस की हुई है कि कितनी जीनोटाइप्स थी, कौन से मेथड से यूज की, और एक्सपेरिमेंट का क्या था, फिर फाइंडिंग थी, फिर सारा कुछ था। लेकिन जो कंक्लूजन है उसके अंदर इस तरह से नहीं है, वो मुख्तलिफ है। बातें वही बयान की हुई हैं कि हमने ये फाइंड आउट किया, उनको शॉर्ट करके ये लिखा हुआ है। और ये भी तकरीबन तकरीबन 200 पेज पर मुश्तमिल होना चाहिए। या यूँ समझ लें कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, वो उसका हाफ पेज, आधा पेज होना चाहिए, आधा सफा होना चाहिए, या 200 पर मुश्तमिल होना चाहिए। कोई ये फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं होते कि मैंने अगर 200 कह दिया तो 200 से ऊपर नीचे ना हो। तो डिफरेंट जर्नल्स की पॉलिसी होती है, कोई 150 भी कह देता है, कोई 350 भी कह देता है, कोई 250 भी, कोई 200 भी। तो इस तरह से जो एवरेज है, जो एक एक यूनिवर्सल चीज चल रही है, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि 200 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। इस तरह जिस पेपर का रिजल्ट एंड डिस्कशन इकट्ठा था, उसका भी कंक्लूजन देख लें। ये मैटर नहीं करता कि आपका इकट्ठा था या नहीं था, ये कंक्लूजन और ये सारी चीजें इस बारे में डिस्कस की हुई हैं। लास्ट जो लाइन होती है, द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है, आल्सो शोड ए क्लियर कट आइडेंटिटी, यूटिलाइज ब्रीडिंग प्रोग्राम, वीर जीनोटाइप्स, ये सारा बता रही हैं। ये हो गया हमारे आज के आपके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट के जी। ये टाइटल, अब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन, देन नेक्स्ट है रेफरेंस। कंक्लूजन और रेफरेंस के अंदर एक सेकेंडरी पार्ट्स भी होते हैं, जिनको हम सप्लीमेंट्री मटेरियल, एक्नॉलेजमेंट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये 4-5 पॉइंट्स होते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होते हैं। फिर हम फर्दर जाते हैं रेफरेंसेस की तरफ, कि रेफरेंसेस क्या चीजें हैं, किस तरह से नहीं है। सप्लीमेंट्री पार्ट कौन कौन से होते हैं? ये सेकेंडरी पार्ट, सप्लीमेंट्री मटेरियल, ऑथर कंट्रीब्यूशंस, फंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। ये आपका करने वाला काम नहीं है, ये है जर्नल की रिक्वायरमेंट के, जहां अपनी मैन्युस्क्रिप्ट, जहां आप अपनी पब्लिकेशन सबमिट करवाएंगे पब्लिशिंग के लिए, तो वो ये चीजें पूछते हैं, ये क्वेश्चन है, उनकी एक नेसेसरी फॉर्मेलिटीज है। तो ये आप उनको ये फिलअप करके दे सकते हैं। किस तरह से फिलअप करेंगे? जर्नल का जो पेपर पब्लिश्ड होता है उसके ऊपर, पेपर के ऊपर किस तरह से होती है, तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ पब्लिश्ड के पेपर ऊपर किस तरह से होती है। ये देखें, ये कंक्लूजन था, ये वाला। कंक्लूजन के बाद सप्लीमेंट्री मटेरियल। सप्लीमेंट्री मटेरियल का मतलब है कि कुछ टेबल्स या कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं हमारी, कि जो हमारी जो मेन मैन्युस्क्रिप्ट है उससे हट के जा रही होती हैं। हट से मुराद कि टू मच लेंथी होती हैं, लेकिन रीडर्स के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर वो ना दें तो रीडर्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा कि इसको किस तरह से करें। तो वो हम दे देते हैं कि द फॉलोइंग आर अवेलेबल ऑनलाइन एट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पेपर के रिलेटेड जो डाटा था, जो चीज़ें थी, वो अवेलेबल शो हो जाएंगी। ऑथर कंट्रीब्यूशन, के जो ऑथर्स ऊपर टॉप पे थे, उन तमाम ऑथर्स ने क्या क्या काम किया। किसी ऑथर ने जस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लिखा होगा, किसी ऑथर ने मेजर फंडिंग कंट्रीब्यूशन की होगी, और किसी ऑथर ने वो किया होगा, रिजल्ट डिस्कशन का पार्ट किया होगा, किसी ने एनालिसिस किया होगा। तो उन तमाम का नाम एब्रीवेशन करके, जिस तरह हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन अहमद, HGMDA, methodology and writing original draft presentation, also collected experimental data, MS मोहम्मद सजाद, यहाँ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन एंड इम्प्रूविंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, SHK, जो सुल्तान उल्लाह खान, इसने सुपरविजन की, इस तरह लिख देते हैं। देन इस पेपर का कोई फंडिंग सोर्स भी होता है। फंडिंग, द ऑथर्स ग्रेटफुली एक्नॉलेज द नेशनल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ चाइना, तो उसका ग्रांट नंबर है फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट, कि उन्होंने सपोर्ट की, फंडिंग इन्फॉर्मेशन दे दी। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कि द ऑथर्स डिक्लेयर्स नो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का यह है कि ये पब्लिश्ड पेपर कोई भी किसी तरह से भी इसको यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन यूटिलाइज करते हुए हमारा रेफरेंस जरूर देगा कि इस पेपर से मैंने ये चीज कॉपी की है। अगर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता तो मैं इधर लिख देता कि द ऑथर्स हैज, या डिक्लेयर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देन वो मुझसे परमिशन लेते, फिर इसको रीड करते, या मैं इसका पेमेंट लेता,
या जो भी व्हाट्सएवर चीजें होती हैं कि कन्फ्लिक्ट है कि इससे मेरे सरोकार हैं, अब इससे मेरा कोई सरोकार नहीं, पढ़ने के हवाले से लोग इसको रीड करें, इसको पढ़ें, ये जो भी करें, व्हाट्सएवर सो ऑन जो भी करें, ये एक सेकेंडरी पार्ट था। ये हमेशा कंक्लूजन और रेफरेंस के दरमियान होता है, रेफरेंस से पहले ये चीजें होती हैं। लास्ट और जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही आखिरी पॉइंट, रेफरेंस। रेफरेंसेस का सेक्शन का हेडिंग नंबर नहीं देते होते, जस्ट रेफरेंसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये किस तरह से होता है, यह मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ 1 2 वाला है, मुख्तलिफ पेपर देखे होंगे, यहाँ 1 2 नहीं होता। अगर यहाँ मेरे पास स्पीड है, एक्सेस है इंटरनेट की, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ये कुछ पेपर ऐसे हैं कि जिनको हम यूटिलाइज करें अगर, चलें एनीवे, तो यहाँ नाम होता है, यहाँ 1 2 3 है रेफरेंसेस का। ये देखें रेफरेंस 1 2 3, तो अंदर भी 1 2 3 से साइड किया हुआ है। तो यहाँ 1 नहीं होता, तो ये जो पहला नाम है डिक्सन अहमद और ये अब्बास, ये चीजें उधर शामिल होती हैं जाके टेक्स्ट के अंदर, किस तरह से ये चीजें होती हैं। तो ये करते क्यों है साइटेशन, इसका मकसद क्या है? वाई आर साइटेशन इंपॉर्टेंट? टू अवॉइड प्लेजरिज्म एंड अनएथिकल क्लेम्स टू व्हाट यू हैव नॉट डिस्कवर्ड और कंट्रीब्यूटेड, कि जिसका काम है उसी को आप साइट कर देना, रेफरेंस कर देना, कि उसी से काम है, ताकि ये प्लेजरिज्म से बचा जा सके बंदा, कि जी ये झूठ बोलने से या जो अनएथिकल चीज है उससे बचा जा सके। टू रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ अदर्स, कि जो किसी का पेपर है, जिस तरह हमारा ये पेपर दिखा रहा था, हमारा अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये हमारा अपना पेपर है, इसको कोई यूज करेगा, इसमें से कोई फाइंडिंग्स, तो वो लिखेगा कि ये उनकी फाइंडिंग्स है, हमारा रेफरेंस देगा। फिर टू प्रोवाइड एविडेंस फ्रॉम दी वर्क ऑफ अदर्स एंड सपोर्ट ए क्लेम इन योर पेपर्स, ताकि ये कल को जो रेफरेंस दिया हुआ है बीच में, तो आप उसको क्लेम भी कर सके। टू हेल्प द रीडर्स ट्रेस एंड ट्रैक डाउन द सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन, तो जो जिसकी फाइंडिंग्स है वो ट्रेस भी किया जा सके, आपने उसका रेफरेंस दिया होगा तो वहां से आ जाएगा। अब रेफरेंस के अंदर चीजें कौन सी होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये देखें, आपके ये करने वाला काम नहीं होता है, लेकिन पढ़ने वाला काम नहीं, तो सॉरी, करने वाला काम होता है कि इस तरह कंक्लूजन के बाद वो तो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन थी, ऑथर कंट्रीब्यूशन, कंसेप्चुअलाइजेशन, फॉर्मल एनालिसिस क्या किया, फिर उसके बाद रेफरेंसेस। अगर रेफरेंस देखें हम, इजी सा इस पेपर का दिखा देते हैं आपको, यहाँ से यहाँ आप रेफरेंस देखें, रेफरेंसेस डिक्सन, जे ब्राउन, एच जे क्वेश्चन, ये सारे नाम जा रहे हैं, फिर वीट फैक्ट्स एंड फीचर्स, फिर ईयर आ रहा है, फिर सीमिट आ रहा है, फिर मेक्सिको सिटी। अगर दूसरे को देखें, अहमद, HGMD, फिर खान, जहाँ ये सेमी कॉलम आ रहा है 2 वाला, ये अगर आपको जूम करके दिखा दूं अच्छा सा नजर आए ताकि, ये देखें, फिर जेनेटिक एनालिसिस, फिर उसका पूरा वो है, फिर जर्नल का नाम है जो जहाँ पब्लिश हुआ, फिर ईयर है, फिर ये सारी चीजें, ये सारी चीजें क्या क्या चीजें हैं, इनको मैं यहाँ डिटेल आपको बता रहा हूँ। कि इसमें बेसिक जो साइटेशन एलिमेंट्स हैं वो ये वाले हैं, कि ईयर होता है, फिर टाइटल होता है, सोर्स और वेन्यू नेम, कि कहाँ कहाँ ये पब्लिश हुआ, फिर उसका वॉल्यूम एडिशन कौन सा है, फिर डेट ऑफ ईयर पब्लिकेशन यहाँ भी आ सकती है, और यहाँ भी ये जो ईयर जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ भी आ सकती है। फिर उसके बाद जी हमारे पास ये पेज नंबर होता है, पेज नंबर के बाद फिर ये पेज रेंज होती है, पेज रेंज के बाद फिर ये सारी चीजें 1 बाई 1 शामिल होती जाती हैं, कि ये क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं। अब एक पेपर है, उसका रेफरेंस किस तरह से है, किस तरह से उसको साइट करना है, किस तरह से नहीं करना, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। सपोज हमारे पास ये चीजें तो आपको समझ आ गई, कि ये चीजें जो ऑथर जिसने लिखा और कहाँ लिखा और टाइटल क्या है, उसका सोर्स क्या है, ये चीजें सारी शामिल। अब ये पेपर है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ड्राउट टॉलरेंट ब्रेड व्हीट जीनोटाइप्स एट सीडलिंग स्टेज। यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकली समझने की जरूरत है कि इस पेपर का रेफरेंस कैसे बनाएंगे। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, हम कल सॉफ्टवेयर्स भी आपसे डिस्कस करेंगे, कल वाले एंड नोट और मेंडले और गूगल स्कॉलर, ये सारी चीजें उस पर हम आपको बताएंगे किस तरह से होता है। लेकिन एक पेपर की एग्जांपल यही पेपर है जो मैंने यहाँ ओपन किया हुआ था, ये देख सकते हैं आप, ये वाला पेपर, ये वाला पेपर, इसको हमने यहाँ ओपन किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये ओपन हो गया, और ये पावर पॉइंट पे इसका मैंने स्क्रीन शॉट लेके यहाँ रखा हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। ये इसका टाइटल है, ये
और पेपर के टॉप पे हमेशा ये जर्नल का नेम होता है। जर्नल का नेम है सस्टेनेबिलिटी, और पब्लिशिंग एजेंसी है एमडीपीआई। और आथर कौन से हैं? ये तमाम आथर हैं जो ये पब्लिश, जो जिन्होंने वर्क इसको पब्लिश किया है। अच्छा, अब इसके बाद और कुछ जो चीजें होती हैं मैं आपको पीडीएफ फाइल के ऊपर दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये वही, ये जर्नल का नेम, ये टाइटल, ये ऑथर, ये तमाम। इस तरह दूसरे पेपर में भी देखें आप, दूसरे पेपर का टॉप जो जिसको टाइटल पेज कहते हैं, +1 जर्नल का नेम, ये रिसर्च आर्टिकल इस वजह से लिख देते हैं, समटाइम शॉर्ट रिपोर्ट्स होती हैं, रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं, ये जर्नल्स होते हैं, वो भी यहाँ शो हो जाता है। तो ये सारा टाइटल हो गया। फिर उसके बाद ऑथर्स के तमाम के नेम है, तमाम के नेम। ये चीजें समझ आ गई आपको उस पेपर के ऊपर भी और इस पेपर के ऊपर भी। अब रेफरेंस बनाते हुए इस चीज का ख्याल करना है, इस चीज का ख्याल करना है कि ये देखें, सबसे पहले आने हैं रेफरेंसेस, जिनको मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये ये आ गया रेफरेंसेस जो हाईलाइटेड हुए खड़े एस एच तक। पहला नाम हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन अहमद, अहमद AHMED का अहमद लास्ट आ गया। देन एच, हाफिज का H, गुलाम का G, मोहिउ का M, और डीन, मतलब पहला आखिरी नाम जो है, आखिरी नाम कंप्लीट, बाकी तमाम के एब्रीवेशन, अहमद HGMD। क्लियर यहाँ तक? अब है मोहम्मद सज्जाद, आखिरी नाम सज्जाद, अब आगे उसका मोहम्मद बचता था तो M। फिर है मिंग ज्यू ली, ली जो है पहला नाम कंप्लीट, और मिंग M आ गया। मोहम्मद अबू बकर अजमत, अजमत कंप्लीट, ये देखें यहाँ अजमत कंप्लीट, जहाँ कर्सर मूव कर रहा है, ये आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। मैं इसको जूम भी कर दूं ताकि और क्लियर समझ आ जाए। मोहम्मद अबूबकर अजमत, 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 ये आगे मोहम्मद अबूबकर MA, ये MA लिखा हो गया। अब कुछ जर्नल्स वाले ऐसे करते हैं, रूल यही है हमेशा कि आखिरी नाम कंप्लीट होगा, आखिरी लफ्ज कंप्लीट होगा। कुछ जर्नल वाले क्या करते हैं, यहाँ लिखा ना सज्जाद M, सज्जाद M का मतलब है मोहम्मद सज्जाद, तो वो M सज्जाद लिख देते हैं। M को एब्रीवेशन करना ही करना है, पहले लफ्ज को एब्रीवेशन, आखिरी लफ्ज फुल रखना है। सज्जाद तो वो सारे रखते हैं। अब M को कभी वो, M को यहाँ इधर डाल देंगे, कभी कभी वो सजाद से पहले डाल देंगे। इस अगर वो सजाद से पहले डाल रहे हैं तो तमाम आथर्स के पहले डालेंगे, बाकी का बाद में डालेंगे। और ये होता है ईयर। अब पेपर के ऊपर ये कहाँ होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ईयर 2019, कुछ लोग ये ईयर जो है इस टाइटल के बाद लिखते हैं, यहाँ कुछ पहले लिख देते हैं। तो ये पेपर के ऊपर, ये पेपर एक पब्लिश है जो, जिसका मैं आपको रेफरेंस बनाना सिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इसका जो पहला पेज होता है ना, पहला पेज, पहले पेज के फुट नोट के ऊपर, ये टॉप के ऊपर होता है। यहाँ देखें पहले पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है, पहले पेज के ऊपर, इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, फिर स्क्रीन शॉट आपको नजर आएगी। ये देखें सस्टेनेबिलिटी 2019, और ये सस्टेनेबिलिटी जर्नल था 2019 में पब्लिश हुआ, और ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, अब उसके बाद होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया टाइटल। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ड्राउट टॉलरेंट, ये आपको सेम नजर आ रहा है एट सीडिंग स्टेज। फिर जर्नल का नेम आता है, पब्लिशर एजेंसी, पब्लिशर कौन था, सस्टेनेबिलिटी है। फिर उसके बाद होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम 11। फिर इशू होता है कि वॉल्यूम का मतलब हर साल उनका, हर मंथ का एक एक वॉल्यूम निकलता है, जिस तरह एक जिल्द होती है, जिल्द नंबर, फिर आगे उसकी सब जिल्द नंबर, फिर पेज नंबर, ये वॉल्यूम नंबर। फिर ये इशू, उस वॉल्यूम के अंदर 1 2 3 जितने भी इशूज होंगे, ये 9वां इशू है। देन फिर पेज नंबर होते हैं, पेज रेंज होती है 2584 से ये 2590 तक, 95 तक, जहां तक होगा। यहाँ रेंज मिस हो गई है, ये मैं लिख देता हूँ 25, ये है 95 तक, ये हो गया। तो ये इस तरह से सस्टेनेबिलिटी जर्नल हो गया। ये 11 9, ये कहाँ लिखा हुआ है कि पेपर के ऊपर, ये इस तरह से लिखा होता है, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये एक, ये देखें, ये 2019, ये 11 वॉल्यूम था, और ये इसका इशू भी इधर आ जाएगा अंदर, और नेक्स्ट उसके पेज नंबर, नेक्स्ट फर्दर है ये DOI नंबर। इस तरह इस पेपर के ऊपर भी होगा, इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीन शो हो रही है इतनी शाम, क्लियर है सब कुछ? चले, अच्छा जी, ये हमारा
पब्लिश्ड। दूसरा पेपर भी दिखा देते हैं हम, उसका किस तरह से होगा। ये देखें, ये +1, ये उसका, ये वाला जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टाइटल नेम है, और ये इसके तमाम ऑथर्स के नेम आ गए। आपको ये चाहिए चाहिए होते हैं, फिर आपको चाहिए होता है ईयर, किस ईयर में पब्लिश हुआ है। ये देखें, ये +1 2022 में पब्लिश हुआ है, और इसके पेज नंबर सारा कुछ इसका, क्योंकि ये जर्नल और है, इसने अपनी यहाँ साइटेशन दे दी है इसी पेपर की, कि इस तरह से लिखना है, अहमद HG MD 2022 में पब्लिश हुआ। इसका टाइटल यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने टाइटल दे दिया। पब्लिशर पब्लिशर कौन है, +1 है। फिर वॉल्यूम कौन सा है, 17वां। और ये इशू इसका 1 है। और ई पेज इलेक्ट्रॉनिक्स इसके नंबर है, ये एक नंबर होता है। फिर उसके बाद आजकल आया हुआ DOI नंबर है, एक स्पेसिफिक लिंक होता है जिसको क्लिक करें तो वो क्लिक करके आपका पेपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर यही का यही पेपर खुल जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये एक रेफरेंस होता कैसे है, रेफरेंस बनाने का तरीका कैसे होता है, फिर इसको साइट कैसे करते हैं। जो साइट वाला चीज़ है वो हम कल पढ़ेंगे कि गूगल स्कॉलर से और इस तरह से आपने चीज़ें साइट करनी है किस तरह से है। तो ये एक रेफरेंस के पार्ट थे, ये किस तरह से चीज़ें कवर होती हैं, क्या होती हैं। तो जो आज चीज़ें सारी हमने कवर की हैं, जो ये वाले पार्ट्स थे, सातों के सातों पार्ट्स हमने कवर कर लिए आज, टाइटल से लेकर रेफरेंसेस तक। कल आपका फर्स्ट 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में MCQs बेस्ड टेस्ट भी होगा तमाम पार्टिसिपेंट्स का, कि जिस तरह मैंने आज डिस्कशन की कि टाइटल किस तरह से होता है, एब्स्ट्रैक्ट किस तरह से होता है। फिर उन तमाम सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स को वो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो दिए जाएंगे साइंटिफिक लर्निंग सेंटर की तरफ से, ताकि आप लोग अच्छी तरह कर सकें। लेकिन जनरल जनरल सा होगा कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, मटेरियल मेथड कैसा होना चाहिए, जो पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं उन्हीं में से ही होगा, MCQs बेस होगा। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है, और ज़्यादा वो रिलैक्स होने की भी ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स मीन्स जिन्होंने केयरफुल लेक्चर सुना है उनके लिए इट मीन्स कोई मसला नहीं होगा। तो ताकि हम उन सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट दे सकें। तो उनको सक्सेसफुल का मिलेगा, सक्सेसफुली पार्टिसिपेटेड एंड पास्ट। और जो दूसरे हैं जो पास नहीं कर सकेंगे उनको पार्टिसिपेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये थोड़ी सी हमने डिफरेंस रखा है। तो इस तक टाइटल से लेकर रेफरेंस तक या रिसर्च पेपर राइटिंग के हवाले से जो भी क्वेश्चन हो, तो अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ना, आपने जैसा कहा कि रिजल्ट्स में हम वो रेफरेंसेस नहीं लिखते, रिजल्ट्स में हम अपनी फाइंडिंग्स लिखते हैं। तो अगर हमारी फाइंडिंग्स किसी और पब्लिशर के साथ मैच कर रही हैं तो हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं रिजल्ट्स में? नहीं नहीं, उसका बेटा जो रेफरेंस है ना वो डिस्कशन में जाके देंगे कि मेरे ये रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन फलां आथर के साथ मैच हो रहे हैं, और उसकी लॉजिक भी देनी है क्यों मैच हो रहे हैं। ये बात सारी डिस्कशन में लिखनी है। दूसरी सर बात यह है कि अगर हम रिजल्ट एंड डिस्कशन इकट्ठा लिख रहे हैं जी जी। तो हम डिस्कशन में तो रेफरेंसेस लिख सकते हैं, तो हम ये फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक ही पैराग्राफ में रिजल्ट एंड डिस्कशन लिखेंगे या पहले रिजल्ट लिख के उस डिस्कशन का अलग पैराग्राफ बनाएंगे? इसका ओके, बता वेरी दीजिए। गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। इसमें इसमें बेटा यूं करेंगे हम कि एक ही पैराग्राफ के अंदर भी लिख सकते हैं, और दो पैराग्राफ भी बना सकते हैं, कि ये रिजल्ट्स का पैराग्राफ हो गया, ये डिस्कशन का। तो दोनों सूरतों में हमेशा पहले रिजल्ट्स को बयान करना है, रिजल्ट्स बताने हैं कि ये रिजल्ट्स आए हैं। देन उन्हीं रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हुए डिस्कशन बतानी है। पहले डिस्कशन शुरू नहीं करनी कि जी मेरे रिजल्ट्स फलां के साथ मैच हो रहे हैं, या मेरी ये रीजंस थी, या साइंटिफिक लॉजिक्स ये है तो इस वजह से ये हो रहा है, ये नहीं बताना। पहले आपने रिजल्ट्स बताने हैं। आगे आपकी अपनी स्टडी और आपकी अपनी रिसर्च के ऊपर है कि कितना लेंथी है, कितना शॉर्ट है, क्या है। सही, थैंक यू सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि ना, टाइटल है जो वो तीन जी से चार लाइन का भी हो सकता है, जिस तरह आपका सेकंड पेपर जो आपने हमें दिखाया है यस उसका 3 से 4 यस, असल लाइन में का असल टाइटल। में असल में टाइटल का यूं हो सकता है कि टाइटल के ना कुछ पॉइंट्स हैं, 10 से 12, वो ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स हैं अवेलेबल, आपको अगर देखना चाहे तो देख लेना। उसमें यूं होता है कि अगर, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 to 12 वर्ड्स का, लेकिन टाइटल के अंदर हमने कवर करना होता है तमाम उन पॉइंट्स को जो हम स्टडी के अंदर कर रहे हैं। अगर वो कवर ना हो रहे हो तो फिर आप उस टाइटल को बढ़ा सकते हैं। 3 से 4 लाइनें, लाइन पे नहीं जा सकते आप। लाइन उसको ना समझे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आम पे लिखते हैं। वो पेपर के ऊपर इस वजह से आपको शो हो रहा था कि वो कैपिटल में और बड़ा सारा फोंट करके लिखा हुआ था, इस वजह से नजर आ रहा था। अदरवाइज उसके भी 15 से 20 वर्ड हैं
लेकिन थोड़े से वर्ड उसके ज्यादा हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि 10 से 12 वर्ड्स पर हो। ठीक है, थैंक यू सर। सर ये क्वेश्चन है कि रेफरेंसेस कितने होने चाहिए मिनिमम? यस, ये हर जर्नल की अपनी वो होती है रिक्वायरमेंट। अब कुछ जो अच्छे जर्नल्स हैं बड़े वो वाले, आप मुझसे बेटा माइक ऑफ कर दो, जो क्वेश्चन पूछ ले माइक ऑफ कर, ओके। अच्छा, जो जर्नल्स हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं बड़े जर्नल्स, तो वो रेफरेंस ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें डाटा 2-3 साल का हो, एक्सपेरिमेंट 4 से 5 हो, और आपके मुख्तलिफ टाइप्स के सर्वे हो। तो जाहिर सी बात है, जब वो स्टडी और एक्सपेरिमेंट ब्रॉड सेटअप का कहते हैं, तो हमें ब्रॉड डिस्कशन चाहिए, तो उसके लिए रेफरेंस ज्यादा होंगे। तो वो अपनी रेंज मांगते हैं 50। अदरवाइज जो एक रेंज है नॉर्मल है 1 to 2 इम्पैक्ट फैक्टर, 30 to 35 रेफरेंस इनफ है, मोर है। इससे कम से काम नहीं चलता। वो कहते हैं कि जी रेफरेंसेस शॉर्ट हैं या इनफ नहीं है, इस तरह से। क्योंकि हम देखें, अगर इंट्रोडक्शन का सेक्शन है उसके अंदर हम 10 से 12 रेफरेंस दे दें, मटेरियल मेथड उसके अंदर 5 से 7 दे दें, तो 18 से 20 रेफरेंस तो ये हो गए। और रिजल्ट डिस्कशन के अंदर भी हम 10 से 12 रेफरेंस तो देने ही पड़ेंगे। अगर वेरी वेरी स्मॉल स्टडी हो तो 30 एक तो बन जाते हैं। इस तरह 30 से 35 रेफरेंस तक काम चल जाता है, इससे नीचे नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी जी। सर, अभी हाल ही में हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर्स ने अपना एक पेपर पब्लिश करवाया, तो उसमें रेफरेंस तो 100+ है। नहीं नहीं, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं, बड़े जर्नल्स में ज्यादा की कोई लिमिट नहीं। मतलब ज्यादा इस तरह से भी ना हो। सपोज आपका मैन्युस्क्रिप्ट है बिल फॉर 25 पेजेस का, और आपके रेफरेंसेस सिर्फ रेफरेंसेस 50 पेजेस के हैं, तो ये कॉमन सेंस सी बात भी नहीं बन पा रही। इस तरह से भी नहीं है। लेकिन 100+, ये जो मैंने आपको दोनों पेपर शो कराए हैं, इनके भी तकरीबन 100+ ही हैं। जी सर। और सर, पेपर फॉर्मेट के बारे में कुछ बता दें, फॉन्ट साइज और स्टाइल, ये सारी चीजें। ये ना इस वजह से हमने इस चीज को फॉन्ट को नहीं बताया। वैसे जनरली जो हम लिखते हैं हमेशा टाइम न्यूज रोमन में, और 12 फॉन्ट साइज होना चाहिए। हेडिंग्स को बोल्ड कर देना चाहिए, जो सबसे बड़ी हेडिंग है उसका 15 या 16 होना चाहिए। ये हर जर्नल्स की आपने जो लिखना है वो इस फॉर्मेट में लिखना है बस। टाइम न्यूज रोमन में हो, और हेडिंग्स को बोल्ड कर दें, साइंटिफिक नेम्स को इटैलिक कर देना है, बस इस तरह से करना है, और ज्यादा जरूरत नहीं है करने की। फिर जहाँ जमा करवाएंगे ना, हर जर्नल्स की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने दिया होता है, उसको कहते हैं ऑथर सबमिशन गाइडलाइन। उन्होंने उसके अंदर बताया होता है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट की लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है, फॉर्मेट कितना रखना है, आपके वर्ड कितने हो, रिजल्ट डिस्कशन आपका कंबाइन हो या अलग हो, टेबल्स आपके टोटल के टेबल्स कितने हो, टेबल्स की लेंथ कितनी हो, फिगर्स क्या हो, वो सारी उन्होंने बताई होती है। जो आपका क्वेश्चन था वो वहां से, ये हर जर्नल्स का मुख्तलिफ होता है, वेरी करता है। लेकिन आपने सिंपल जब लिखना है, अब मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करना है, तो हमने मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर जो कंटेंट है उसके बारे में बताया है। हमारी जो वर्कशॉप थी कि कंटेंट कैसा होना चाहिए। जो फोर्ट साइज वो तो विद इन 1 क्लिक पे सारी चीजें हो जाती हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू जर्नल्स जहां जमा करवाएंगे वो हो जाएगा। और सर, वहाँ ऊपर आपके पेपर पे मैनिपुलेट इस तरह लिखा हुआ था, और दूसरी साइड पे भी कुछ साइन था, इसका क्या मतलब है? वो मुख्तलिफ जर्नल्स के अपने उनकी एजेंसी पब्लिशिंग के साइट्स होते हैं, चेक फॉर अपडेट्स, क्लिक। तो वो अगर पेपर आप खोल के बैठे हैं अपने डिवाइस के ऊपर, आप कहते हैं मैं इसको ऑनलाइन पढूं पेपर को, वो तो पीडीएफ फाइल थी, तो पीडीएफ फाइल का नाम कॉपी करें, फिर गूगल खोलें, फिर गूगल के ऊपर पेस्ट करें, फिर पेपर सर्च करें, फिर डाउनलोड करें। तो बजाय उसके, आजकल स्मार्टनेस है दुनिया की, तो आप उस लिंक के ऊपर या उस निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, तो डायरेक्ट ही वो वेबसाइट के ऊपर पेपर खुल जाएगा। जी सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, अगर हमने रिसर्च प्रपोजल लिखना है हम्म। तो उसमें सर जो मटेरियल मेथड उसमें हम फ्यूचर टेंस यूज करेंगे ना? यस, उसमें फ्यूचर करेंगे और फंड का बारे में बताएंगे। फंड फंड की तरह लगेगा, रिसर्च पेपर के अंदर फंड नहीं बताते होते, फंड किस तरह से नहीं। ठीक है सर, थैंक यू।
सर ये एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके, अगर जो इनकी पेपर्स की ईमेल वगैरह दी होती है इन्होंने ऑथर्स की, तो सर उनको ईमेल कर सकते हैं मतलब किसी प्रोफेसर को यस, सर मतलब? हाँ जी। कुछ जर्नल्स ने ना हर ऑथर की दी होती है, कुछ जर्नल्स ने जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग की दी होती है, दी लाजमी होती है। तो वो आप उनको ईमेल करके अपने उस जो आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, ये फर्दर कोलेबोरेशन के लिए कि आपका रिसर्च डिपार्टमेंट भी और उनका रिसर्च डिपार्टमेंट भी सेम है, तो उनसे आप किसी भी तरह की कोलेबोरेशन कर सकते हैं। उनका देने का मकसद भी यही होता है। हाँ जी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर सकता है, नहीं तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो वो मीटिंग को लीव कर सकता है, लीव करता जाए। एहतिशाम, आपने मीटिंग लीव नहीं करनी। सर इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली, कंटेंट जो भी है। ओके, वो एट द एंड ऑफ वर्कशॉप्स तमाम मटेरियल्स बंडल फॉर्म में मिल जाएगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये जो इमेजेस वगैरह ऐड करते हैं, क्या ये गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं या फिर इनके लिए कोई स्पेशल टूल्स होते हैं? ये जो सैम्पल्स वगैरह शो हो रहा था, जो जर्नल्स का आपने पहले क्वेश्चन पूछा, उसका पूछ रहे हैं आप? रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में कुछ डायग्राम्स आपने दिखाए थे टेबल्स से, नहीं, तो सर टेबल्स आपने तो आ, आपने अपने रिजल्ट्स की फिगर्स, अपने रिजल्ट्स की टेबल्स डाल सकते हैं, दूसरे की नहीं डाल सकते। अगर दूसरे की डालनी है तो नीचे साइट करना पड़ेगा और उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने उसको परमिटेड रखा हुआ है कि हमसे परमिशन लेके यूज करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जर्नल्स में रिसर्च पेपर के अंदर फिगर्स के ऊपर भी प्लेजरिज्म आ जाएगा कि ये फिगर तो ऑलरेडी गूगल के ऊपर किसी ने अपलोड की हुई है, ये तो आपके अपनी नहीं है, आपने तो कॉपी पेस्ट की हुई है। अगर आपने कॉपी पेस्ट की हुई है तो आप फिर उनको बता सकते हैं कि मैंने जिसकी कॉपी की है उससे परमिशन ली हुई है, उसने मुझे कहा यूज कर दो। फिर आप उसका नीचे रेफरेंस भी देंगे कि ये पिक्चर है असल उसकी, मैंने इस वजह से यूज की है ताकि मेरे रिजल्ट्स इसके साथ वैलिडेट कर रहे हैं, ये मुझे मेरे पेपर की जरूरत है ये। तो सर इस तरह खुद पिक्चर्स किस तरह जनरेट कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई स्पेशल टूल्स होते हैं? यस यस, ये तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। आपके जो रिजल्ट्स आएंगे और जो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से है, तो एक्सेल से भी आ जाते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर से आ जाते हैं। वो एक अलग हो जाएगा सारा टॉपिक चैप्टर्स। जी सर, उनमें से चंद एक के नाम जरूर बता दीजिएगा। ये ज्यादातर एक्सेल स्टैट है, बाई प्लॉट एनालिसिस है, पीसी है, ये तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। और कुछ जो है स्ट्रक्चर्स पॉपुलेशन है, टेसल है, और ये हर मतलब एनालिसिस के हवाले से हर टूल है तो वो फिगर बना देता है। जी सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी, यस। सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइटेशन एंड रेफरेंस? समटाइम ये होता है जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो वहाँ पे हम लोग साइटेशन यूज करते हैं। साइटेशन और रेफरेंस में क्या डिफरेंस है? लाइक क्या आप साइटेशन को रेफरेंस में यूज कर सकते हैं या साइटेशन शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखना होता है? ये थोड़ा सा करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि पेपर पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो एक होती है कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन, एक होती है जर्नल पब्लिकेशन। तो उसमें कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन और जर्नल पब्लिकेशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ये ओके। और इसके अलावा से जब हम लोग मटेरियल्स लाइक जैसे कोई सर्च कर रहे हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं, मतलब उसका आप मटेरियल मेथड कुछ भी नहीं पढ़ सकते, जस्ट आप उसका एब्स्ट्रैक्ट देख सकते हैं। तो उसके लिए उसको मतलब करने के लिए या तो परचेज करना पड़ता है या फिर उसके लिए कोई और सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट है जो आप पढ़ सकते हैं उसको ओपन करके, पेड को यस अनपेड। जी सर, यस यस, चलें मैं इसके तीनों के बता देता हूँ। पहला जो था ना आपका साइटेशंस थैंक यू एंड सर। रेफरेंसेस। रेफरेंसेस कहते हैं कंप्लीट, जो मैंने आपको आज प्रेजेंटेशन में बताया ना कि जिसमें ईयर, ऑथर और नेम और उसका पब्लिकेशन वॉल्यूम और जर्नल नेम सारा, ये इस चीज का, इस पूरे का नाम रेफरेंस है। अब इसको रेफरेंसिंग करना मतलब इसको यूज करना, इसको साइटेशन कहते हैं कि साइट करना, उसके रेफरेंस को हमने यूटिलाइज किया अपने काम में, तो इसको साइंटिफिक टर्म में साइट कहते हैं, साइट किया।
साइट कहते हैं उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखा, उसको जगह पे रखा, तो उसको रेफरेंसाइज किया, यूं समझ लें कि रेफरेंस को। अब हम कहते हैं कि जी इंट्रोडक्शन के अंदर साइटेशंस कितनी है, साइटेशन से मुराद रेफरेंस कितनी बार साइट हुए हैं, कौन कौन से रेफरेंसेस हैं, क्या है, किस किस जगह हैं। तो ये इस तरह से एक सिनोनिम से वर्ड समझ लें, या रेफरेंस को रेफरेंसाइज करना साइटेशन कहलाता है। ये आई थिंक आपको फर्क समझ आ गया होगा। और जो एक लिस्ट बनाते हैं तो उन तमाम को साइटेशन नहीं कहेंगे, वो एक रेफरेंसेस कहेंगे। रेफरेंसेस के अंदर तमाम चीजें होती हैं, और साइटेशन के अंदर जस्ट उस रेफरेंस को साइट करना वो छोटा सा नजर आ रहा होता है 1 2 3 की फॉर्म में। या पहला नाम जिस तरह अहमद है, अहमद एटल 2021 22, एटल का मतलब हो गया कि इसके साथ और ऑथर्स भी हैं। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था वो मेरे ख्याल में मैं भूल गया, क्या क्वेश्चन था आपका दूसरा? सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन और हाँ, जर्नल पब्लिकेशन ओके। क्या है? कॉन्फ्रेंस और जर्नल पब्लिकेशन में क्या फर्क है? कॉन्फ्रेंस बेसिकली एक थीम के ऊपर होती है, एक एक टाइटल के ऊपर होती है कि इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट ऑन वीट प्लांट या वीट यील्ड, या कि जी फलां हार्मोन्स का जो पोल्ट्री है उसके ऊपर लेवल क्या है। अगर हम फाइनेंस इंजीनियरिंग लेवल पे उनकी बात करें तो उनकी भी एग्जांपल बहुत सारी आ सकती हैं कि उनके सर्वे टाइप के क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं फला फला चीज़ के ऊपर, या कंपनी का क्या एक्सपेंडिचर इनकम है, क्या सप्लाई डिमांड है फला प्रोडक्ट की, इस तरह से। तो वो एक कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्तलिफ लोगों के आइडियाज़ या उनके व्यूज़ लेते हैं, उन व्यूज़ को वो पब्लिश करते हैं। तो इसको कहते हैं कि जी कि ये हमारा ये है एक एक कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन होगी कि फलां ने ये अपना व्यू दिया था, फलां ने अपना ये दिया था। और जो व्यूज देते हैं ना वो ऐसे नहीं देते कि मैं आ जाऊं या आप आ जाए या कोई XYZ आ जाए, वो आके अपने व्यूज देने लग जाए और अपने व्यूज दे के वो बताए सारा कुछ। इस तरह से नहीं होता। इस तरह करने के बाद वो सारी चीजें ये शामिल होती हैं। और जो इसके बाद होता है जर्नल। जर्नल होता है एक मल्टीपल और डिसिप्लिनरी, और वो भी एक टॉपिक के ऊपर तो होता है कि जी ये प्लांट साइंसेज के ऊपर है, ये प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर है, ये फाइनेंस के ऊपर है, उसके ऊपर। तो वो एक रिसर्च को पब्लिश करते हैं। अब जो वर्कशॉप है उसमें मुख्तलिफ लोगों की राय होती है और वो किसी चीज से रिकॉग्नाइज नहीं होती। रिकॉग्नाइज मुराद जहां से जर्नल रिकॉग्नाइज होते हैं। वर्कशॉप तो एक यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज हो रही होती है, जो जर्नल है वो नहीं होते। जर्नल्स की अपनी एक साइटेशंस है, उनका अपना एक वेब ऑफ साइंस है जहाँ से उनका इम्पैक्ट फैक्टर लगता है, तो वो सारा हिसाब किताब होता है, तो उस पे जाके वो होता है। और कॉन्फ्रेंस ऐसे नहीं होती, तो वो बगैर उसके होती है। हाँ, कॉन्फ्रेंस वाले पेपर बाद में वो उस पे जमा करवा देते हैं, बस ये एक थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। और जर्नल में जस्ट लोगों ने जमा कराया होता है अपनी पब्लिकेशंस, वो एक दूसरे की पढ़ रहे होते हैं। कॉन्फ्रेंस में उस थीम के ऊपर आके फिजिकली लोग डिस्कस भी करते हैं कि मैंने ये रिसर्च की, मैंने ये फाइंडिंग पाई, मैंने ये रिसर्च की, हमारी ये फाइंडिंग्स आई। फिर उनके जो कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट्स होते हैं आपस में डिबेट होती है। फिर कॉन्फ्रेंस का एक कंक्लूजन रिमार्क्स आता है कि अच्छा इस टॉपिक का थीम ये था और इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं और लोगों की राय ये है, लोग इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और आपका थर्ड था आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है या रिसर्च पेपर है डाउनलोड नहीं होता, मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ सकते, इसके लिए काफ़ी सारे क्रैक वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में अगर आप हैं तो हर यूनिवर्सिटी की ना अपनी एक डिजिटल लाइब्रेरी होती है, उन्होंने एक्सेस ली होती है। तो आप अगर यूनिवर्सिटी के इंटरनेट से, जो यूनिवर्सिटी ने वाईफाई दिया होता है, उससे कनेक्ट करके बैठे होते हैं, तो ये काफ़ी सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स को अपनी ईमेल आईडीज दी होती हैं जिनके एंड पे @iub.edu.pk @uf.edu.pk आ जाता है इस तरह। तो @ucp.edu.pk इस तरह से आ जाता है, वो ईमेल भी यूटिलाइज करके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, नेक्स्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। ठीक है एहतिशाम, फिर इसको किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग को